उसे यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस जाना पड़ा था। घर से मुलाजमा का फ़ोन था। महानूर को शदीद दौरा पड़ा था। वो घर पहुंचा तो वो रोती चीखती चिल्लाती हुई मुर्तज़ा मुर्तज़ा कर रही थी। मुलाजमा उसे चुप करवाने और संभालने में नाकाम हो चुकी थी। वो झूठ बोलता है, वो जिंदा है, तुम्हें पता है उसका। मुझे मेरे पुत्र के पास जाना है, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे मेरे मुर्तज़ा के पास ले चलो। उसने नरमी से उसके हाथ काबू किए थे। हाँ मुझे पता है, वो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा उसके पास, तुम बस चुप कर जाओ, बिल्कुल फिक्र मत करो। वो उसे प्यार से पिचकारते हुए बोला था। वो निढाल सी उसके साथ लगी हुई थी। बस अब रोना नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, मैं यहीं हूँ, तो तुम भी तो चले जाते हो, तुम भी चले जाओगे। वो साकित बैठा रहा। इतने अरसे में मुर्तज़ा के अलावा ये पहली बात थी जो उसके मुंह से सुनी गई थी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हूँ, वो धीमे लहजे में बोला। वो किसी को एतबार नहीं दिला सकता था कि आदिल साई ने मुर्तज़ा की मौत का झूठ बोला है और कब्र के नाम पर ढोंग किया है। उसकी बात पर कोई एतबार ना करता। उल्टा मुर्तज़ा की कब्र खोदने की पादाश में सब उसके दुश्मन हो जाते। उसे पता था कपड़े का वो पुतला उसके अपने गले का कांटा बन सकता था। इससे वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। साबित तो वो किसी को ये सब बताकर भी नहीं कर सकता था। आदिल को इस सब की भिनक भी पड़ जाती तो वो उस बच्चे को सचमुच मरवा देता। उसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी थी। इस सच को सबूत के साथ सबके सामने लाना था और उसे उसके लिए एक नया मंसूबा तैयार करना था, जो वो कर भी चुका था। वो उस शाम महानूर को साथ लेकर बाहर निकला था। चलो हम आइसक्रीम खाएंगे, फिर पार्क में जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। उसका भी दिल बहल जाता और वो खुद भी फ्रेश होना चाहता था। शाम होले होले खुद पर हावी होती रात से पसपा हो रही थी। जब वो दोनों आइसक्रीम के कप लिए खाते हुए पार्क में बेंच पर बैठे थे, मदहोश करती हवा सारे दिन के थके वजूद को राहत बख्श रही थी। वो उससे छोटी छोटी बातें कर रहा था। वो रगबत से आइसक्रीम खा रही थी। जब बासित ने सारिया को देखा था, वो उनसे कुछ फासले पर शुशदर खड़ी शौक में घिरी उन्हें देख रही थी। अब वो उस बच्चे की ताक में था। उसे हर सूरत में डीएनए और ब्लड ग्रुप्स के लिए उसके सैंपल चाहिए थे। अगले कई दिन तक उसने डॉक्टर जैन के घर की निगरानी की थी। उसे उनके और हमना के मामूलात अजबर हो गए थे। डॉक्टर जैन सुबह क्लिनिक जाते तो शाम को लौटते थे। उनका मसला नहीं था, मसला हमना थी। वो एक बुटीक चलाती थी, लेकिन उस बच्चे के बाद से वो सब कुछ तर्क कर चुकी थी। अब वो घर पर ही होती थी। तुमने कहा था तुम मुझसे दूर मेरे लिए जा रहे हो, तुमने कहा था वापस मेरे लिए लौट कर आओगे। वो बेबसी से खड़ी उसे देख रही थी। तुम लौट तो आए हो, लेकिन पहचान में नहीं आ रहे हो। तुम वो नहीं हो जो यहाँ से गया था और मेरे हाथ में एक उम्मीद थमा कर गया था। तुम वो नहीं हो, तुम तो कोई और ही हो, है ना बासित? उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसका दिल कट कर रह गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ा। लुक सारिया, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। सॉरी यार, प्लीज़ रो मत, प्लीज़। तुमने कहा था मैं सबसे अहम हूँ, कहा था ना। सॉरी, मुझे जिन हालात में ये निकाह करना पड़ा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो ज़रा रुका। वो अपने हवास खो बैठी है। इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इसे मदद की ज़रूरत थी सारिया। वो उसे देखती रह गई। और मैं तुम्हारे लिए अपने हवास नहीं खो बैठी। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल नहीं हो गई। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आवाज़ रुंध चुकी थी। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो सारिया, प्लीज़। वो और क्या कहता। अब्बास ने गाड़ी में से निकलने से पहले चेहरे को उस बड़े से मास्क से ढांक लिया था। अब बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। वो जल्दी से गाड़ी से निकला और इधर उधर देखा। सड़क सुनसान थी। वो दीवार तक पहुंचा और उस पर चढ़ने लगा। अगले ही लम्हे वो अंदर कूद चुका था। उसने होले से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया था ताकि वापसी में उसे मुश्किल का सामना ना हो। अब वो होले होले छुपता छुपाता अंदर आया था। घर में खामोशी थी। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदाजे से चलता बेडरूम तक आया। वहाँ बेड पे वो बच्चा सोया पड़ा था। वो आहिस्तगी से चलता हुआ आगे बढ़ा। जेब से रुमाल निकालकर उसने बच्चे की नाक पर रखा। बच्चा कसमसा कर रह गया। उसने बच्चे को उठाया और कंधे पर डाला। दूसरे हाथ में उसने पिस्तौल पकड़ रखी थी। वो वैसे ही आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल आया था। हमना किचन में थी जब उसने किसी के कदमों की आहट सुनी थी। वो एक लम्हे के लिए दहल गई। मुलाजमा तो आज छुट्टी पर थी और जैन क्लिनिक पर थे, तो फिर इस वक्त बाहर कौन था? उसामा, मेरा बच्चा, वो अकेला कमरे में है, उसने सोचा और एक लम्हे में फैसला कर लिया था। उसने स्लैब पर रखी वो छुरी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे तक आई और बाहर झांका। वो स्याह कपड़ों में सर तक नकाब चढ़ाए आदमी था जो उसामा को कंधे पर डाले बाहर की तरफ जा रहा था।
اس کی پشت ہمنا کی طرف تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور تیزی سے اس کی طرف دوڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ہمنا نے اس کی کمر پر چھری سے کئی وار کیے تھے۔ اس کے حلق سے کراہیں نکل گئی تھی، پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ہمنا کا خون سے ہاتھ تر ہو چکا تھا اور وہ فرش پر بھی دور دور تک خون تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے چھری سے اس کے بازو پر وار کیا اور پھر وہی چھری اس کے پیٹ میں سائیڈ میں گھونپ دی۔ بچے پر اس کی گرفت کمزور پڑتی گئی تھی۔ ساریہ کو اعتبار کرنا ہی پڑا تھا، اسے معاف کرنا ہی پڑا تھا۔ وہ جس سے محبت کی تھی، جس پہ دل آنکھیں بند کر کے ایمان لایا تھا، اس کی ہر بات کو سچ ماننا ہی پڑا۔ پیار تھا آخر، شک کرتی تو گناہ گار ہوتی۔ اس دن ابو کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے عمر اور باسط دونوں کو انوائٹ کیا تھا۔ چھوٹا سا فنکشن ہے، تم ضرور آنا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ باسط متذبذب تھا۔ سوری یار، وہ دراصل رات میں نور کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو اسے بھی ساتھ لے آنا، عمر نے جلدی سے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، انجان لوگوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ ساریہ کی طرف مڑا تھا۔ سوری یار، نیکسٹ ٹائم صحیح۔ وہ چپ رہ گئی تھی۔ وہ بمشکل گھر پہنچا تھا۔ بازو اور ٹانگ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں سائڈ پر ابھی تک وہ چھری گھسی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر دھندلا ہو چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ وہیں فلیٹ کے دروازے میں گر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ نرس جلدی سے آئی تھی۔ کیسے ہیں آپ اب؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اس نے اپنے بازو پر دیکھا، وہاں پٹی بندھی تھی۔ آپ کے پڑوسی آپ کو ہسپتال لے کر آئے تھے۔ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اب تو بینڈیج کر دی ہے ہم نے، بس پیٹ والا زخم گہرا ہے، اسے بھرنے میں دیر لگے گی، ڈاکٹر نے اسے کہا۔ اب اس کی نئی روٹین بن گئی تھی۔ صبح یونیورسٹی جاتا تو وہ جاگ رہی ہوتی تھی۔ اکثر وہ ناشتہ ساتھ ہی کرنے لگے تھے۔ پہلے وہ، عمر اور ساریہ دوسرے یا تیسرے لیکچر کے بعد یقینی طور پر ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ اب وہ انہیں اکثر میں تو ناشتہ کر کے آیا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھاؤ کہہ دیتا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر بھی اسے گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ نور اکیلی ہے ملازمہ کے ساتھ، پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا بھی یا نہیں، اس کی طبیعت نہ بگڑ گئی۔ شام میں تو اب وہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اس دن بھی ساریہ نے کہا تھا باسط شام میں شاپنگ چلیں، وہ ساتھ ساتھ کلاس سے نکلے تھے۔ مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں، بعد میں ہم ڈنر بھی ساتھ کر لیں گے۔ باسط اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سوری یار، دراصل اتنی رات تک میں باہر نہیں رہ سکتا، یونو ملازمہ بھی نہیں ہوتی، تم فائزہ کے ساتھ چلی جاؤ شاپنگ۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اکثر یہی ہونے لگا تھا، وہ کچھ کہتی، کہیں جانے کی بات کرتی اور وہ ٹال دیتا، ماہنور یہ ماہنور وہ۔ اس دن وہ چڑ گئی۔ انف باسط، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا جو چلائی تھی، نور نور نور، سٹاپ اٹ، ہر وقت ایک ہی رٹ، میں پک چکی ہوں یہ سب سن سن کر۔ وہ بولتی چلی گئی، بس وہی ایک تمہاری سگی ہے، میں کیا ہوں پھر؟ ہاں، اسے تمہاری ضرورت ہے، مجھے نہیں، میرے حصے کا وقت کہاں ہے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بھی اکیلی ہوں باسط، میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے، تم تھے، اب لگتا ہے تم بھی نہیں ہو، مجھے دیکھو تو صحیح، کیا میں بھی اس کی طرح کوئی مریض نہیں ہو گئی ہوں؟ مجھے بھی تمہارے وقت تمہاری توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ باسط کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم میری پہلی اور واحد محبت ہو ساریہ، بس تم، کوئی تم سے پہلے نہ کوئی تمہارے بعد، بس تم۔ سوری میں نے تمہیں اکیلا کر دیا، سوری ان سب آنسوؤں کے لیے۔ وہ خاموش بالکنی میں کھڑا تھا۔ رات کا سیاہ آسمان سرمئی بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے کہیں دور بجلی چمکتی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر تک طمانینت بھرتی تھی۔ عباس بس خاموش کھڑا تھا، ہارا ہوا، تھکا ماندہ۔ منزل کے اتنے نزدیک پہنچ کر بھی وہ خالی ہاتھ تھا۔ اسے اپنی ذات پر لگے الزام کو کھرچ کر سچ ڈھونڈ کر نکالنے کے باوجود وہ مجرم ہی تھا۔ اس کے اندر جلتے بھانبھڑ ایک لمحے کو بھی ٹھنڈے نہیں پڑے تھے۔ اس کی آنکھ سے وہ آنسو بہہ نکلا تھا، تھکان کا آنسو، بے بسی کا آنسو، ہار جانے کا آنسو۔ ڈاکٹر زین اور ہمنا وہ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کہاں؟ کسے پتا؟ وہ کھوجتا تو شاید کھوج لیتا، لیکن اسے کھوجنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اب اس سب سے تھک چکا تھا کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بدن پر لگی چوٹیں اب الزام سے زیادہ تکلیف دے رہی تھیں۔ ساری رات موسلادھار بارش ہوتی رہی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنے بیگ لیے اس فلیٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گاؤں واپس جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ وہ شام باسط نے ساریہ کے ساتھ ہی گزاری تھی۔ دونوں ساتھ شاپنگ پر گئے تھے۔ اس کی پسند کے کپڑے، جوتے، جویلری، میک اپ کا سامان، وہ سب جو اس کا تھا تو وہ کرتا تھا۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود ساریہ اسے جینٹس حصے میں گھسیٹ لائی تھی۔ میرے پاس بہت کپڑے ہیں ابھی ساریہ،
बहुत कपड़े, मुझे जहर लगती हैं वो तुम्हारी ब्राउन शर्टें। अल्लाह के बंदे कुछ और भी पहना करो, पेंडू लगते हो सच्ची। वो हंसा। अब पेंडू हूँ तो पेंडू ही लगूंगा ना। वो उसके लिए शर्टें निकालती रही थी। शॉपिंग के बाद दोनों ने साथ डिनर किया उस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में जहाँ हर तरफ सुकून फैला था। सारिया की पसंद के खानों से मेज़ भरी हुई थी। वो दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए खाना खाते रहे। खाने के बाद वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकलने वाला था जब उसने यकदम कहा था, मुझे तुम्हारी बीवी से मिलना है। वो चौंक कर उसे देखने लगा। पहले उसे लगा वो कोई मजाक था या तंज, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा थी। प्लीज़, मैं उसे देखना चाहती हूँ। वो खामोश रह गया। वो रात गए घर पहुंचे थे। उसने मुलाजमा को कह दिया था कि वो काम से जा रहा है तो घर पर नूर के पास रुक जाए। अब भी दरवाज़ा मुलाजमा ने ही खोला था। सारिया और बासित आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। नूर, देखो तो कौन आया है। नूर, वो आगे बढ़ा और पिचकारते हुए बोला। वो बेड पर बैठी तुन निगाहों से उन दोनों को देखती रही थी और फिर यकदम चिल्लाने लगी थी, बेतहाशा जनूनी अंदाज से। वो घबरा गया था। आज से पहले उसने कभी उसको इतना शदीद रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। वो उस पर पड़ने वाले दौरे से यकसर मुख्तलिफ दौरा था। सारिया भी परेशान सी दरवाजे में खड़ी रह गई। अब नूर चीज़ें उठा उठा कर सारिया को मार रही। ये जाए यहाँ से, ये जाए, ये गंदी है, ये जाए, चली जाए, ये गंदी है। वो हलक के बल चिल्ला रही थी। अब्बास ने हैरानी से स्कूल के दरवाजे पर खड़े होकर देखा। गेट टूट चुका था। स्कूल के नाम के बैनर जगह जगह से फटकर चीथड़ों की सूरत में लटक रहे थे। उस दिन के बाद से सब गांव वाले बड़े गुस्से में हैं जी। उस रात उन्होंने स्कूल में बहुत तोड़ फोड़ की जब आपकी और वो लड़की चौकीदार बोलता बोलता रुका था। इमारत का बुरा हाल था। उससे बदहाली टपक रही थी। मैंने आपसे राब्ता करने की कोशिश की पर आपने फ़ोन भी नहीं उठाया साहब जी। घर भी आपका बंद मिला जब भी मैं गया। वो 7 माह बाद वहाँ आया था। उस जगह जिसका ख्वाब वो 7 का था तब से देख रहा था। उसने तो अपने ख्वाब को भी पीछे छोड़ दिया था और बस वो अब कालक ढूंढने में लगा हुआ था जो अभी उसके सर और चेहरे पर मौजूद थी। आज भी गांव के लोग उसे नफरत भरी नज़रों से देखते थे और उसे देखकर ज़मीन पर थूक देते थे। आज भी उन मर्दों को उस पर गुस्सा था और औरतों के लिए वो बदकिरदार था। वो खामोशी से सारी इमारत का जायज़ा लेने लगा। इसकी दोबारा मुरम्मत और तामीर होना थी। वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो मेरे घर ना आए, वो गंदी है। बासित उसे देख कर रह गया था। सारिया तो कब की जा चुकी थी। वो उसे छोड़ने जाना चाहता था लेकिन नूर ने उसका हाथ ही नहीं छोड़ा था। इट्स ओके बासित, मैं चली जाऊंगी। वो जताती नज़रों से उसे देखती हुई चली गई और अब वो उसके सामने थे। तो तुम भी चले गए, मुर्तज़ा की तरह, सब की तरह तुम भी चले जाओगे, है ना? तुम भी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बासित ने नरमी से कहा था। अगर वो ये सोच रहा था कि सुबह वो उठकर सब भूल भाल चुकी होगी तो ये उसकी खाम ख्याली थी। अगले बहुत से दिन वो यकीनी तौर पर चीखती चिल्लाती रही। वो 2 दिन तक यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। वो किसी और के संभाले में ही नहीं आती थी। घर में रहती तो रोती रहती, पार्क में जाती तो बच्चों के पीछे मेरा बेटा कहकर भागती। वो उसे डॉक्टर के पास ले आया। ऐसा होता है, जहनी तौर पर कमज़ोर इंसान कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करता है और फिर वापस अपनी पहली हालत पे आ जाता है। क्या चीज़ इसे वापस इस जुनूनी हालत तक लाई है डॉक्टर? कोई वाक़या जो तकलीफ़ दे हो, कोई इंसान जो उसे नापसंद हो, कोई ऐसी शय जो वो खोना ना चाहे लेकिन उसे लगे कि वो उसे खो देगी, कुछ भी। वो खामोश रह गया। उन्होंने उसे MRI के लिए कहा और रिपोर्ट्स परेशान कुन थीं। कुछ है जो उभर सा रहा है, नन्ही सी बड या कुछ उभर रहा है, नन्ही सी बड है दिमाग के पास। ये खतरनाक भी हो सकता है। वो परेशान हो गया था। इतना छोटा है कि कुछ कह नहीं सकते। ये नॉर्मल टिश्यू की एक ग्रोथ लग रही है। अब क्या होगा डॉक्टर? फॉलो अप पे डालते हैं, कुछ दिन बाद दोबारा टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं। कमरे में खामोशी थी। फिजा में गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। वो लड़की दुल्हन बनी बेड के एन बीचों बीच बैठी थी, खूबसूरत लहंगा फैलाए, सर झुकाए, सुहाग के इंतजार में। तभी दरवाज़ा खुला था। वो आदिल मकसूद था, कलफ ज़दा सफ़ेद लिबास में मलबूस, मूँछों को ताव देता हुआ। उसे मुस्कुराती नज़रों से देखता वो अंदर आया था। वेस्टकोट उतार कर वहीं सोफे पर फेंकी, कमीज़ का ऊपरी बटन खोलकर उसके पास आन बैठा। अंदर तो बड़ा हब्स है, गर्मी सी लग रही है। उसने बुरा सा मुंह बनाकर थूक निगला और सीने को मसला था। सीने में एकदम घुटन सी महसूस होने लगी थी। पानी देना। वो दर्द बढ़ता जा रहा था। वो घबरा उठी थी और मेज़ पर रखे जग से पानी का ग्लास भरने लगी। जब तक वो ग्लास लेकर उसकी तरफ पलटी, वो सीने पर हाथ रखे फर्श पर ढह चुका था।
सारिया बहुत देर से करवट लिए खामोश लेटी थी। छत वाला पंखा सुस्त रवि से घूम रहा था। अब तो वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। मौसम तेज़ी से बदल रहा था। कमरों से हब्स निकल भागा था और वो ठंडक सी हर तरफ भरने लगी थी, सिवाय उसके वजूद के। वहाँ बेचैनी के हब्स जूं के तूं थे, वहाँ सुकून की कोई ठंडक नहीं थी। यूं ही लेटे लेटे जाने कब वो आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। वो वैसे ही खामोश लेटी थी। उससे बहुत दूर बासित का घर था। नूरी सोफे पर बैठी थी और उसके सामने मेज पर केक रखा था जिस पर मोमबत्तियां थीं। बासित और उमर वहीं थे। सरों पर तिकोनी टोपियां पहने वो हैप्पी बर्थडे महानूर गा रहे थे। वो शर्माती हुई हंसती हुई उन्हें देख रही थी। बासित ने उसे केक काटने को कहा था। उमर ने उसे काटते ही शूटर चलाया था। सारे कमरे में रंग बरंग खुशियां उड़ने लगी थी। स्कूल की मुरम्मत और तामीर का काम शुरू हो चुका था। वो सारा दिन वहीं गुजारता था। वो सब जो उसके बाप का भी ख्वाब था उसे वो पूरा करना था, लेकिन उसे उस काम में खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। गांव वाले अभी तक उससे नाराज ही थे। हमें माफ़ कर, हमें अपने बच्चे यहाँ नहीं भेजने। उसे यही सुनने को मिलता था। तू हमारे बच्चों को जो तालीम देगा ना, वो हमें पता है। तेरा अपना किरदार क्या है जो हमारे बच्चों के किरदार संवारेगा। उस रात भी वो सहन में लेटा तारों भरा आसमान देख रहा था जब बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गांव के ही कुछ लोग थे। देख अब्बास, हम तुझसे साफ सीधी बात करने आए हैं। तेरी वजह से पहले आदिल का घर टूटा। अब हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियों में से किसी का घर उजड़े। वो मोटा आदमी कह रहा था। हाँ, हमारे लड़कों का खून गर्म है। वो तुझ पर गुस्सा है। वो मार पीट करके निकालेंगे। इससे पहले तू खुद ही चला जा यहाँ से। बाकी सब उसकी तायद में सर हिला रहे थे। लेकिन चाचा, वो सब इल्ज़ाम झूठ हैं या सच हमें नहीं पता। तो बस अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल जा। वो उन्हें देख कर रह गया था। तेरी बेहतरी इसी में है। वो सब अपनी अपनी कहकर चले गए थे। कहीं कुछ छुपा हुआ है उमर, कहीं तो कुछ गलत हुआ है। बासित और वो दोनों वॉक के लिए निकले थे। इस लड़की के किरदार की गवाही मैं दे सकता हूँ। वो ये सब मर के भी नहीं कर सकती जिसका उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। ये सब क्यों हुआ, किसने किया, मुझे जानना है। उमर खामोशी से सुन रहा था। डॉक्टर्स कहते हैं ऐसे ही रही तो ब्रेन ट्यूमर का खदशा है। इसे पहले भी स्ट्रोक हो चुका है। मैं इसे यूं मरने तो नहीं दे सकता। वो फैसला कुन लहजे में कह रहा था। वो भी तो 2 कश्तियों का सवार बन चुका था। नूर को देखता था तो उसमें सारिया को खोजता था। उसके साथ होता तो सारिया की बातें याद रहती थी। वो हर शय छोड़ छाड़ कर उसके पास भाग जाना चाहता था, और जब उसके पास होता तो महानूर के लिए जहन भटकता रहता। वो अजीब सूरत हाल में फंस चुका था।